और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, ललित हिमाचल से हमारे साथ मौजूद है, रतन नेगी उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ललित का रुख करते हैं। ललित, क्या हालात इस समय हिमाचल में देखे जा रहे हैं? रेस्क्यू की बात करें, हालातों की बात करें, क्या तस्वीर है ग्राउंड पर? बिल्कुल, देखिए, अगर हम हिमाचल की बात करें तो जिस तरह से आज सुबह तड़के है 3 जगहों पर बादल फटे हैं, उसकी वजह से भारी तबाही है वो हिमाचल प्रदेश में हुई। सबसे ज़्यादा तबाही की अगर हम बात करें तो हिमाचल के शिमला के रामपुर में तबाही हुई है, जहां पर जाखड़ी में जो बादल फटने से लगभग 36 लोग हैं वो लापता है। फिलहाल इस वक्त हम मंडी में हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दें कि वेग कितना है ब्यास नदी का, क्योंकि जो पंडोर डैम है पीछे से 84,000 क्यूसेक पानी है उसको छोड़ दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से बारिश हुई है उसके बाद से जो बादल फटा है उसके बाद से पंडोर डैम में जो पानी रखने की जगह नहीं है, उसके बाद से जो डैम के गेट्स है उसको खोल दिया गया है। आपको बता दें कि मंडी में जहां पर बादल फटा है वहां पर भी लगभग 9 लोग हैं वो लापता है। फिलहाल इस तबाही में अब तक 3 लोगों की मौत है वो हुई है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन है लगातार जारी है। वहीं पर अगर हम बात करें कुल्लू की, तो कुल्लू में भी जो बादल है वो फटा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो तबाही का मंजर है वो शिमला के रामपुर में देखा गया है, जहां पर 36 लोग हैं वो लापता है। एनडीआरएफ की टीम हो, आईटीबीपी की टीम हो, उसके साथ साथ अगर स्टेट एनडीआरएफ की टीम हो, तमाम टीमों को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगा दिया गया है। वहीं पर केंद्र सरकार भी पूरी नजर रख रहा है। आज तड़के हैं जो होम मिनिस्टर अमित शाह है, उसके साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बातचीत की है। आपको बता दें कि पिछले साल भी इसी तरह से तबाही का मंजर है वो देखने को मिला था, जब लगभग 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उसके साथ साथ पिछले साल हिमाचल में आई आपदा से लगभग 10। ठीक है ललित, लगातार आप बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ मौजूदा स्थिति है, लेकिन इसी बीच अब रतन नेगी के पास चलते हैं। और रतन, हम देवभूमि उत्तराखंड की बात अगर करें तो लगातार सुबह से तस्वीरें देहरादून की भी दिखा रहे हैं, केदारनाथ की भी दिखा रहे हैं, जहां पर जो श्रद्धालु हैं बीच में फंसे हुए हैं क्योंकि सड़कों में, रास्तों में दरार आ चुकी है। वहीं एयरलिफ्ट करके कुछ जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा था। मुख्यमंत्री भी हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। इस वक्त आपके पास और क्या जानकारी? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं ही पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। वो लगातार आपदा पीड़ितों के बीच पहुंच रहे, हवाई निरीक्षण कर रहे, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। टिहरी में जो आपदा पीड़ित है उनसे उन्होंने मुलाकात की है, हालातों का जायजा लिया है। सुबह उन्होंने 9:30 बजे आला अधिकारियों के साथ बैठक करी, मीटिंग करी है। इस वक्त हम जो है वो केदारनाथ यात्रा मार्ग पर है और हर स्थिति पर नजर बनाए हुए बैठे। अब तक अगर बात कीजिए तो केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बादल फटने से तबाही का मंजर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जो जानकारी हमारे पास है, केदार घाटी को हाईलाइट जारी यहाँ पर किया जा चुका है। इसके साथ ही केदारनाथ पैदल मार्ग पर फंसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। हवाई जहाज से उन्हें निकाला जा रहा है, एक उचित सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। मौसम जब तक साफ रहेगा, यानी कि चौपर जब तक उड़ता रहेगा, हर एक श्रद्धालु को वहां से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के यहाँ पर निर्देश दिए गए। इसके साथ ही अगर हम बड़ी लिंचोली की बात करते हैं, वहाँ एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ के जवान है, वो श्रद्धालुओं को निकालने में जुटे हुए हैं। वही केदारनाथ पैदल मार्ग की अगर हम गौरीकुंड और सोनप्रयाग और लिंचोली में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। गौरीकुंड और सोनप्रयाग की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 1 किलोमीटर सड़क तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस वक्त हम केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हैं और जो स्थिति है, जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त है। लोगों की अगर देखें तो उनकी आंखों में आंसू भी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि केदारनाथ यात्रा जो है वो बिल्कुल रतन, जैसा आप कह रहे हैं कि कई लोग लापता हैं, कई लोगों की मौत हो गई है। और सबसे बड़ी बात, केदारनाथ यात्रा की अगर बात करें तो उसी मार्ग पर बादल फटने की खबर आई है, जिसमें देखा गया है कि मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया है। 2 पुल उसमें बह चुके हैं, 9 लोगों की मौत हो गई है। और ये प्रलय सिर्फ केदारनाथ के रास्ते पर नहीं बल्कि उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में ऐसी ही तस्वीर देखी जा रही है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है।
ये घटनाएं क्या दिखाती हैं? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में, दूसरा है 91 में, तीसरा 91 में, चौथा 91 में, पांचवा 92 में, छठा 90 में, फिर 93 में, फिर 92, फिर एक इससे पहले 98, इससे पहले 90, इसके बाद 96, 2006, 2008, 2013 में तो आप ही की गवर्नमेंट थी, 2007, 2009, 2008, 2015 में भी आपकी सरकार थी, 2016 में 302 में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है, 302 की भी घटना में शामिल रहा है, 388 की घटना में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है। इसी प्रकार से 2016 में 302 के मामले में व्यक्ति लिप्त रहा है। 2002 में यूपी गुंडा अधिनियम के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐसे ही इसके खिलाफ फिर 2002 में भी इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। 2017 में यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और फिर 2017 में भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड है और इस कोड को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, आप तो लोकतंत्र सेनानी हैं, मैं आपकी उम्र का सम्मान करता हूं, आपकी सहजता सरलता का भी सम्मान करता हूं और हमेशा आपको सम्मान भी देता रहा हूं। इसलिए भी क्योंकि इस माननीय सदन के देश के सबसे बड़ी विधानसभा के स्पीकर के रूप में एक शानदार काम आपने किया। एक जनप्रतिनिधि के रूप में एक लंबे समय में संघर्षशील जीवन, एक सामान्य परिवार से उभर करके आप आगे बढ़े और इसलिए कभी कभी सही बात बोलने की हिम्मत भी कर पाते हैं। लेकिन आपने लोकतंत्र सेनानी कहा अपने आप को, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जिस लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था, आज उसी के साथ आप मिलकर के क्या काम कर रहे हैं और क्या करते रहे? आप लोग तो हमारे बजट पर, हमारी सप्लीमेंट्री डिमांड पर आपने उंगली उठाई। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे आप लोगों की बातों पर पंचतंत्र की कथा याद आती है, आपने सुनी होगी। 4 ठग थे, एक किसान एक बकरी लेकर के जा रहा था, तो चारों ठगों ने कहा कि इस किसान से बकरी कैसे ली जाए। तो हो सकता है कि उनको थोड़ा लोक लाज रही हो, तो उन्होंने कहा चलो छीन तो नहीं सब पाएंगे, तो एक काम करते हैं, चारों अलग अलग जगह खड़े हो जाते हैं और अलग जगह खड़े होकर के हम लोग ये बोले कि भाई ये कुत्ते का बच्चा कहां लेके जा रहा है। तो एक वो किसान बेचारा अपनी बकरी के बच्चे को कंधे में रख करके लेके जा रहा है, तो पहले ठग के पास से गुजरता तो बोलता, अरे काका ये सब क्या ले जा रहा है, ये कुत्ते के बच्चे को अपने कंधे में लेके क्या जा रहा है। किसान बोलता, अरे धूर्त कहीं के, ये कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। वो हंसते हुए चुप हो जाता है। आगे अगले चौराहे पे जाता दूसरा ठग, अरे काका ये कुत्ते का बच्चा आप कहां लेके जा रहे हैं। वो बोलता है, उसको भी डांटता, अरे पागल हो गए क्या, अरे कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। अगले आगे बढ़ता है, फिर तीसरा ठग मिल जाता है, वह भी फिर यही बात उसको बोलता है। चौथे ठग ने भी कहा तो किसान को विश्वास हो गया, उसको लगा कि भोला भाला किसान, अन्नदाता किसान, मेहनती किसान, उसको विश्वास हो गया यार एक व्यक्ति झूठ बोलेगा, लगता है कि मेरी दृष्टि दोष ही मुझे हो गया है, लगता है ये कुत्ते का बच्चा ही, उसने फेंक दिया उसको। चारों ठगों का काम पूरा हो गया और चुनाव में खटाखट 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड कहां गया?
कहां गया ये 1 लाख का बॉन्ड? 1 लाख का बॉन्ड। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, शिवपाल जी भाग गए यहां से।